हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रह्मास्त्र सीरीज 2026। बेटा, इस सीरीज़ के PT1 टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री में, उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट टाइप का है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स in calculations are actually average atomic mass of its isotopes। तो ये तो बात सही है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो भी एटॉमिक मासेस मेंशन किए गए हैं वो सब एवरेज एटॉमिक मासेस ही हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव इक्वल अबंडेंस इन नेचर। ये गलत बात है। इक्वल अबंडेंस तो शायद ही कहीं रेयर देखने को मिले, पर ऐसा होता नहीं है। सबकी अबंडेंस डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि गणनाओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु द्रव्यमान वास्तव में उनके समस्थानिकों के औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं, है ना। और प्रकृति में किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की प्रचुरता यानी अबंडेंस समान होती है? नहीं, समान नहीं होती, भिन्न भिन्न होती है। तो इस आधार पे कथन सही है पहला और कथन दूसरा गलत है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ 60% weight by weight H2SO4 solution required to react completely with 20 gram calcium carbonate 50% pure would be। 50% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम नमूने के साथ पूर्ण अभिक्रिया के लिए आवश्यक 60% H2SO4 विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? अब बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि दोनों ही इम्प्योर हैं। कैल्शियम कार्बोनेट भी इम्प्योर है और H2SO4 भी इम्प्योर है। तो हम सबसे पहले तो क्या रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं। H2SO4 के साथ जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी तो कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। स्टोइकियोमेट्री सबकी 1 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी सबके मोल्स का रेशो सेम है। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट है वो एक्चुअली 20 ग्राम का 50% है। तो 20 ग्राम का 50% एक्चुअली हुआ 10 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो 10 ग्राम के मोल कितने हुए? डिवाइडेड बाय 100, तो 0.1 मोल हुआ। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मोल 0.1 है तो जाहिर सी बात है कि इसके भी मोल 0.1 ही होंगे। अब 0.1 मोल अगर H2SO4 है तो उसका वेट क्या हो जाएगा बच्चों? उसका वेट हो जाएगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो 9.8 ग्राम हमें H2SO4 चाहिए, पर वो 100% H2SO4 के लिए है। यहाँ तो हमें 60% दिया हुआ है, इसलिए अब परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिशत शुद्धता, जिसमें यहाँ होता है प्योर सब्सटेंस का वेट और y होता है इम्प्योर सब्सटेंस का वेट। परसेंटेज प्योरिटी कितनी दी है इसने? 60, और x हमारा कितने ग्राम आ गया है? 9.8। तो हमें y फाइंड आउट करना है, यानी इम्प्योर सैंपल का वेट। तो जब हम y को सॉल्व करेंगे 9.8 इंटू 100 डिवाइड बाय 60, तो 16.33 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। इतने ग्राम आपका H2SO4 सैंपल यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम मास। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिकतम होगा? तो मास कैसे निकालते हैं? मास निकालते हैं मोल इनटू MW से, राइट। तो कैल्शियम के लिए बच्चों 0.1 मोल है, और मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें कैल्शियम की तो वो 40 होता है। तो 0.1 इंटू अगर 40 करूंगा तो 4 ग्राम आ जाएगा। यहां पर इसके मोल्स हो जाएंगे सोडियम के 6.022 इंटू 10 की पावर 22। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं तो हम आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपका 0.1। अब 0.1 आ गया तो इसका वेट आ जाएगा सोडियम का कितना? इंटू 23, मतलब 2.3। मीथेन की अगर हम बात करें तो उसका वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम गिवन है तो 4.48 को हम डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर, 0.2 मोल आ जाएंगे।
और उसका वेट आ जाएगा कितना 0.2 इंटू 16 ग्राम यानी कि 3.2 ग्राम। और अब लास्ट में बचा 0.1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर। अब ये टर्म बहुत टेक्निकल है बच्चों और ट्रिकी है। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। इसका मतलब कॉपर के 0.1 मोल हुए और 0.1 मोल से जब वेट निकालेंगे तो एटॉमिक मास होता है कॉपर का 63.5 वेट ऑफ कॉपर। तो इस तरह से आपका आंसर जो है बच्चों 6.35 ग्राम आ जाएगा और करेक्ट आंसर 4। तो ये था आपका क्वेश्चन 59। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव्स राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में निम्नलिखित में से किस संक्रमण से न्यूनतम ऊर्जा वाला फोटोन प्राप्त होगा। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो जो N1 यानी पहला ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम की -13.6 आती है। फिर जब दूसरे की हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी तो -3.4 आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका एनर्जी गैप जो है, अब N3 की वैल्यू अगर एनर्जी निकालें हम, फॉर्मूला होता है एनर्जी का E = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस तरह से हम इसका जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स। फिर N4 का निकाल लेंगे बच्चों तो वो आ जाएगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से जैसे बाहर जा रहे हैं तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा गैप जो आ रहा है वो यहीं आ रहा है पहले और दूसरे, उसके बाद गैप कम हो गया है और फिर गैप कम हो गया है। तो बाहर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे एनर्जी का गैप और कम होता चला जाएगा। तो सबसे लास्ट में जो गैप आएगा बच्चों N5 और N6 के बीच में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से नीचे जंप करेगा तो फोटोन रिलीज करेगा E = h। उसी की एनर्जी यहाँ पर सबसे कम होगी क्योंकि उसके बाद लगातार एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ये था बोर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एनर्जी का गैप। अब आता है बोर कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट बोर ऑर्बिट टू लिथियम 2+2 द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1। लिथियम 2 की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या और हीलियम +1 की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला याद है आपको 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है बच्चों। अब दो रेडियस है तो हम कंपेयर कर लेंगे, एक किसकी R लिथियम 2+ की रेडियस को कंपेयर करेंगे R हीलियम +1 की रेडियस। अब लिथियम के लिए क्या दे रहा है वो सेकंड बोर ऑर्बिट है ना, तो n²/z के हिसाब से इसका सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा 2 का स्क्वायर और एटॉमिक नंबर होगा 3 लिथियम का। अब हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 होता है लेकिन ऑर्बिट उसका कौन सा लिया है फर्स्ट ऑर्बिट प्रथम त्रिज्या। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 रेशियो आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज इनकरेक्ट। क्वांटम संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा सेट गलत है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम जो नंबर होते हैं उनका सेट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम। तो इसका एक रूल है वो पहले जान लेना चाहिए बच्चों, वो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का रिलेशन ये होता है कि n की वैल्यू कभी भी l के इक्वल नहीं हो सकती। दूसरी बात l की वैल्यू जो है यानी कि एजिम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू m के तो बराबर हो सकती है लेकिन कभी भी m l की वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू l से बड़ी नहीं हो सकती, साइन के साथ भी नहीं। ठीक है ना, साइन यहाँ मैटर नहीं करता है, साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होता है और कुछ नहीं है, बट हमें मैग्नीट्यूड देखना है। और s की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए फ्रैक्शनल +½ या -½ तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सब वैलिड है और 4 से कम 2 है और 2 के बराबर 2 है, माइनस प्लस मैटर नहीं कर रहा, 3 है, 3 के बाद l की वैल्यू 1 है और ये भी m की वैल्यू बराबर है 1 है। अब n5 है तो l 3 है और ये 2 है, हाफ है, फ्रैक्शनल है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें ध्यान से तो l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू 2 नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि l की वैल्यू अगर 1 है तो फिर m l की 3 ही वैल्यूज अलाउड होती है क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, या तो -1 या तो 0 या तो +1। तो 2 जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 4।
इनकरेक्ट है, ये सेट पॉसिबल नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, थर्मोडायनामिक्स से है। इफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर कंबशन ऑफ मीथेन at 127 degree Celsius minus 20 kilojoule, then heat at constant pressure will be। यदि 127 डिग्री सेल्सियस पर CH4 के दहन के लिए नियत आयतन पर ऊष्मा माइनस 20 किलो जूल है, तो नियत दाब पर ऊष्मा क्या होगी? अब ध्यान देने वाली बात है, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा एच, और एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलते हैं डेल्टा ई, यानी कि इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब है हमें ये जानना चाहता है कि डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल एन जी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल एच की वैल्यू क्या होगी? डेल यू ऑलरेडी गिवन है, कितना? माइनस 20 किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहले तो हमें डेल एन जी निकालने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। CH4 जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनती है गैस और वाटर बनता है। वैसे 20 डिग्री सेल्सियस हो, 27 डिग्री सेल्सियस हो तो लिक्विड बनता है, लेकिन 127 डिग्री सेल्सियस पे गैस ही बनेगा। तो बेटा इसका स्टोइचियोमेट्री 1, इसका 2, इसका 1, इसका भी 2 है। तो डेल एन जी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 3 - 3 आएगी। 3 तो प्रोडक्ट हैं गैसियस, 3 ही रिएक्टेंट, तो 0 हो गया। इसका मतलब डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल एन जी की जगह क्या आ जाएगा? 0 RT। अब अगर किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए डेल एच की वैल्यू हो जाएगी -20, क्योंकि डेल ई ऑलरेडी गिवन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टेम्परेचर पर ध्यान दो। अगर 27 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो वाटर लिक्विड लेना पड़ता, क्योंकि उस टेम्परेचर पे वाटर जो है लिक्विड होता है, लेकिन 127 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड नहीं होता, वेपर फेज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 68 की बच्चों, तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम इज, एक अनविलगित निकाय का, इसका मतलब है कनेक्टेड है, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं, में किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता के लिए आवश्यक परिस्थिति है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा एस टोटल यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो डेल्टा एस टोटल सम होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी कि निकाय एवं परिवेश का, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी प्रक्रम स्वतः होगा या स्पॉन्टेनियस होगा। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से है। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है 2A गैसियस प्लस B2 गैसियस गिव जस्ट 2AB गैसियस 300 केल्विन पे। If entropy of A, B and AB are 50, 110, 78 specially joule per Kelvin per mole respectively, then the entropy change for the reaction is। इस अभिक्रिया पर विचार करिए कि 300 केल्विन पर यदि A, B व AB की एंट्रोपियां क्रमशः 50, 110 और 78 है तो अभिक्रिया की एंट्रोपी परिवर्तन की। जब बात आती है एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा RS नोड इज इक्वल्स टू summation of n moles of standard entropies of products minus summation of n moles of standard entropies of reactants। तो इस हिसाब से अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले प्रोडक्ट की एंट्रोपी, अब प्रोडक्ट कौन है? AB, और AB की एंट्रोपी कितनी है? 78। स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे 78। अब प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की एंट्रोपी ले लेते हैं। एक A है और A की एंट्रोपी 50 है, लेकिन स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा रिएक्टेंट है आपका B2 और उसकी एंट्रोपी 110 है, स्टोइकियोमेट्री भी 1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो -54 किलोजूल पर मोल एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगी। अब है आपका 74 नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजोनेंस अमंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से अनुनाद के संदर्भ में गलत कथन है। तो पहला है स्टेटमेंट, द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर देन एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी एकल कैनोनिकल संरचना की ऊर्जा से अधिक होती है। गलत स्टेटमेंट हो गया। अनुनाद संकर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से या कैनोनिकल फॉर्म से हमेशा कम होती है। ये जो गैप होता है एनर्जी का, यही स्टेबिलिटी का रीजन होता है,
तो पहला गलत है और हमें निकालना भी यही था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला ही गलत हो गया, बाकी की सब स्टेटमेंट सही है। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। कैनोनिकल रूपों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, जो होता है वो सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड का होता है। रेजोनेंस एवरेज बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज अ होल, अनुनाद के कारण संपूर्ण आबंध लक्षणों के औसत मान प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, बॉन्ड ऑर्डर एवरेज हो जाता है, बॉन्ड लेंथ एवरेज हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से द टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कैनोनिकल फॉर्म्स रिमेन सेम। बिल्कुल, ये भी रूल है, कितनी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम बना लें पर ये रूल फॉलो करना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम हमेशा सेम रहना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम है। तो बच्चों, जब भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की बात की जाती है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि हम उसकी शेप का पता करें, उसकी वास्तविक संरचना का पता करें, और शेप के लिए आपको जरूरत पड़ेगा या तो वेस्पर थ्योरी का या हाइब्रिडाइजेशन का। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहां पर BF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से शेप यानी कि ज्योमेट्री आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर अगर ज्योमेट्री आ गई तो अब बॉन्ड वेक्टर्स हम निकाल लेते हैं। बोरोन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बॉन्ड एंगल कितना है 120। तो दो वेक्टर यहां बनेंगे और दोनों वेक्टर का जब हम नेट समेशन करेंगे वेक्टर समेशन वाली इक्वेशन से, तो वैल्यू इस तरह से आती, हाफ हाफ हो जाएगी दोनों की, तो नेट वैल्यू 1 हो जाएगी जो कि इसके बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए तो म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। ठीक इसी तरह से जब मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और sp3 से ज्योमेट्री बनेगी रेगुलर टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यहां पर भी 3 वेक्टर बनेंगे, 1, 2 और 3। इन तीनों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं वेक्टर समेशन इक्वेशन से तो भी ये नेट वैल्यू 1/3 आती है, ठीक है। अब 1/3 को इंटू 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, इसलिए म्यू रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब बचा केवल NF3 और NH3। NH3 की अगर हम बात करें तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इनकी शेप बनाते हैं तो इन पे एक लोन पेयर आ जाता है, और शेप जो बन जाती है वो है पिरामिडल। यहां भी बच्चों पिरामिडल ही शेप बनेगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क पड़ जाएगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो वेक्टर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा सेंटर से पेरिफेरी की ओर होता है, तो सारे एडिटिव हो गए। लेकिन जब हम नाइट्रोजन फ्लोरीन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा, इसलिए वेक्टर जो है वो लोन पेयर के वेक्टर के अगेंस्ट चले जाएंगे, तो यहाँ कैंसिलेशन मोड आ जाएगा, यहाँ एडिटिव मोड आ जाएगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपका आंसर क्या रहेगा, सेकंड, अमोनिया। अब आता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ O2 फ्रॉम O2 माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द ऑर्बिटल। O2 माइनस से O2 के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन किस कक्षक से निष्कासित होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। O2 माइनस 1 में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे 17, ठीक है, और 17 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं देखिए। तो पहला है सिग्मा 1s ऑर्बिटल, और उसमें भरेंगे 2। फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसमें भी भरेंगे 2। फिर आता है सिग्मा 2s ऑर्बिटल 2, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल में भी 2। फिर सिग्मा 2pz ऑर्बिटल आता है एनर्जी के अकॉर्डिंग, उसमें 2। अब पाई 2px, और उसकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2py के, इनमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। अब आता है इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, और उसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के, इसमें 2 और इसमें 1, 17 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, काउंट कर लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17। अब अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, O2 माइनस 1 से O2 बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो ये हो गया पाई 2px। तो पाई 2px ऑर्बिटल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है
एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनीय विन्यास वाले परमाणु की आयनन एंथैल्पी उच्चतम। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बच्चों आपने पढ़ा ही है, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो इंक्रीज करता है और टॉप से डाउन जाते हैं तो डिक्रीज करता है। ये जनरल ट्रेंड है, एक्सेप्शंस की बात ना कर रहे। अब इन एलिमेंट्स की अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एलिमेंट जो है ये तो बेरिलियम है, 4 एटॉमिक नंबर वाला है। ये आपका बोरोन एटम हो गया, है ना। ये आपका नाइट्रोजन एटम हो गया, एटॉमिक नंबर 7, इनको ऐड करने से पता चल रहा है। और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो पोजीशन ये कह रही है कि लेफ्ट से राइट, सबसे लेफ्ट में आपका बेरिलियम होगा, बेरिलियम के बाद बोरोन होगा, बोरोन के बाद नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर तो इंक्रीज होती है। बट एक स्पेशल केस आपको देखने को मिलेगा, हाफ फील्ड सबशेल। पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड हो गया है, जो अपने आप में स्टेबल होता है। तो इस वजह से वो अगले एलिमेंट यानी ऑक्सीजन में जो कि इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन है उससे ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, यानी ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा। और किससे ज़्यादा करेगा? अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड सबशेल के कारण होगी और वो थर्ड है, ठीक है बच्चों, ये है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम क्या है? हेलोजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो X माइनस बनाते हैं और प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और सभी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं क्योंकि सभी में np5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट फ्लोरीन के साथ एक दिक्कत है, फ्लोरीन का क्या है? साइज छोटा होता है और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इससे क्या होता है? आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करने लगता है और एनर्जी एक्सेप्शनली कम रिलीज होती है। जबकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज रहते हैं, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील नहीं करता और उसकी जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उतनी ही होती है, बस फ्लोरीन की एक्सपेक्टेड से कम होती है। इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक रेडियाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रेडियाई ऑफ द गिवन स्पीसीज, दी गई स्पीसीज की बढ़ती हुई त्रिज्या का सही क्रम क्या है? तो ऐसा है बच्चों कि आयनिक रेडियस, नेगेटिव आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होती है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो यहां पर जो तीनों एलिमेंट दिए हुए हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे कम नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर है, फिर उससे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज सल्फर पर है और फिर उससे ज़्यादा फॉस्फोरस। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि म्यूचुअल रिपल्शन बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो एक दूसरे से दूर हटते हैं और न्यूक्लियस से भी दूर हट जाते हैं और इसलिए उनका एटॉमिक आयनिक साइज या आयनिक रेडियाई जो है इंक्रीज हो जाती है। तो स्मूथ ट्रेंड है ये, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको और देखने को मिलेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज के हमारे टेस्ट पेपर्स में, जो कि हमने लॉन्च किया है नीट 2026 के लिए। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इसमें 52 टेस्ट हैं, जिसमें 6 टेस्ट आपके जेई मेंस के भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छा लेवल दे सकें नीट के लेवल को देखते हुए। ओके बच्चों, थैंक यू।